नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा आधारित है प्लास्टिक का युद्ध पर। आज के सेशन में हम जानेंगे कि प्लास्टिक का युद्ध था या षड्यंत्र। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, प्लास्टिक का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लास्टिक के युद्ध के द्वारा भारत में एक ऐसे विदेशी साम्राज्य की नींव पड़ी जिसने भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में बदल के रख दिया। इस साम्राज्य ने, इस विदेशी शक्ति ने भारत के आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से खोखला कर दिया, इसके जड़ों को धो दिया, इस जड़ों को बर्बाद कर दिया। तो आइए जानते हैं इस प्लास्टिक युद्ध को जिसने इस ऐसे साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, प्लास्टिक का युद्ध जो कि सन 1757 में हुआ था, इस युद्ध के बारे में बेहतर से आपको बताने के लिए मैंने विभिन्न इससे जुड़े हुए तथ्यों को लिखा है ताकि आप इन तथ्यों को नोट कर लें जो कि आपकी एग्जाम में काम आएगा। दोस्तों, चूंकि प्लास्टिक का युद्ध बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो बंगाल में सबसे पहले सन 1651 में अंग्रेजों ने अपनी कोठी बनाई थी और यह कोठी उन्होंने शाहजहां के पुत्र, दूसरे पुत्र शाह शुजा के अनुमति से बनाई थी। फिर 1698 ईस्वी में मुगल सूबेदार अजीम उद शान ने इन अंग्रेजों को सूतानटी, कालीघाट, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दी और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर के इन्होंने कलकत्ता नगर बसाया था। अब देखते हैं, चूंकि बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल का जो आखिरी सिराजदौला से पहले जो नवाब थे वो थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जब तक बंगाल का नवाब रहा, वो इन विदेशी व्यापारिक शक्तियों को नियंत्रित करके रखा, उनको अपने नियंत्रण में रखा, उनको पैर जमाने का मौका नहीं दिया। लेकिन इसी अलीवर्दी खां, जिसकी मृत्यु 9 अप्रैल 1756 को हुई थी, उसकी मृत्यु के बाद इन विदेशी कंपनियों की जो आकांक्षाएं थी वो मुंह मारने लगी, अपना फन उठाने लगी और उनको अवसर मिला सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के साथ ही। चूँकि जो अलीवर्दी खां था उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने सबसे छोटी बेटी के जो बेटा था जिसका नाम सिराजुद्दौला था, उसको अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसलिए अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। लेकिन सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद उसे न केवल बाहरी शत्रुओं का बल्कि भीतरी शत्रुओं या उसके विरोधियों का उसे सामना करना पड़ा, जो ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। अब आइए जानते हैं सिराजुद्दौला के प्रमुख विरोधी कौन थे जो उनको नवाब नहीं बनना देना चाहते थे। तो ऐसे में सबसे प्रमुख जो उसके घर में जो विरोधी थी वो थी उसकी मौसी, जिसका नाम था घसीटी बेगम। और घसीटी बेगम का जो बेटा था उसका नाम था शौकत जंग। ये स्वयं नवाब बनना चाहता था, जो कि पूर्णिया बिहार का शासक था, और राजबल्लभ जो कि बंगाल का दीवान था। और इन्होंने अपने तरफ मीर जाफर जो कि बंगाल का सेनापति था और अमीर चंद और जगत सेठ नामक व्यापारियों को भी अपने पक्ष में मिला लिया था, और ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। लेकिन सिराजुद्दौला, जिसे पहले ही अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था, उसकी योग्यता को देखकर ही तो सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अपनी मौसी घसीटी बेगम के उसके सभी पूरे धन को उसको जब्त कर लिया ताकि उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाए। और उसने अपने मौसेरे भाई जिसका नाम था शौकत जंग, उसको एक 16 अक्टूबर 1756 के हुए एक मनिहारी के युद्ध में उसे हरा करके मार डाला। तो इस तरह से उसने आंतरिक विरोधियों का दमन किया और अपनी स्थिति को मजबूत की। अब उसका सामना होना था अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से सामना होने का जो कारण था, वो प्रमुख कारण इस प्रकार था, जो संघर्ष का जो कारण था वो ये था कि अंग्रेज कलकत्ता और उसके आसपास जो भी जगह थे उसकी किलेबंदी करने से वो मना कर रहा था। लेकिन उसकी किलेबंदी वो नहीं तोड़ना चाहते थे, किलेबंदी कर रहे थे। अंग्रेज दस्तक की जो व्यापारिक सुविधा थी उसका दुरुपयोग हो रहे थे, जिससे बंगाल के नवाब को आर्थिक क्षति हो रही थी।
और अंग्रेज नवाब के विरोधियों, उसके शत्रुओं को शरण दे रहे थे। जैसे दीवान बल्लभ का बेटा था राज बल्लभ, उसको अंग्रेजों ने अपने यहाँ शरण दी थी। सिराजुद्दौला ने उसे वापस भेजने को कहा, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने उसे सिराजुद्दौला के आदेश का अवहेलना की और उसे नहीं भेजा। तो इस प्रकार से कई ऐसे कारण थे जिसके वजह से अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में संघर्ष को अवश्यंभावी बना दिया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया, जिसके वजह से क्रुद्ध होकर के सिराजुद्दौला ने मई 1756 में काशी मजाब पर आक्रमण करके उसे अधिकार कर लिया और जून 1756 में फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। उसके बाद सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंदी बना करके तथा कलकत्ता का जिम्मा वहाँ के एक सेठ अमीर चंद को सौंप करके वो वापस मुर्शिदाबाद चला गया। अब एक और घटना घटती है जो अंग्रेजों और नवाब के बीच के संबंध को और कटु बना देती है। वो घटना है काली कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी। यह घटना ऐसी घटना है जिसने अंग्रेजों की जो बदले की भावना थी उसको और भड़काया। हालांकि इस घटना की सत्यता संदेहास्पद है, लेकिन इस घटना जो कि जेड हालवेल के द्वारा प्रचारित की गई थी, तो घटना ये इस प्रकार हुई कि जब बंदियों को वो जो अंग्रेज बंदी थे जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। जून का समय था, 20 जून 1756 की ये घटना है। जून का समय था। एक 18 गुणे लगभग 15 फीट चौड़े एक अंधेरी कोठरी में अंग्रेजों के बच्चों और उनके महिलाओं समेत पुरुषों को बंद कर दिया गया, जिसमें कुल संख्या थी कैदियों की 146। और इतने छोटे से कमरे में बंद होने के कारण, रात भर की उमस और कुचले जाने के कारण मात्र 23 बंदी सुबह जो है जीवित बचे, बाकी सबकी मौत हो गई। इस जीवित बचने वालों में से जेड हालवेल भी था, जो इस घटना को प्रचारित करने वाला बताया जाता है। तो इस घटना के कारण अंग्रेजों की जो बदला लेने की भावना थी या उनकी हिंसात्मक भावना थी, उसको भड़काया जेड हालवेल ने। और जब ये खबर मद्रास पहुंची, उसके बाद अंग्रेजों ने जब भी सुना वो नवाब को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक सेना भेजी, और वो सेना वाटसन और क्लाइव के नेतृत्व में भेजी गई। और यह सेना 14 दिसंबर 1756 को क्लाइव लेकर पहुंचता है बंगाल, और बंगाल पहुंचने पर उसने कलकत्ते में जो नवाब ने जिन अधिकारियों को सौंप रखा था, कलकत्ता यहाँ नियुक्त किया था, उनको उन्होंने पैसे से रिश्वत देकर खरीद लिया। और फिर अधिकारियों के अंग्रेजों से मिल जाने के बाद बिना किसी प्रतिरोध के मानिक चंद ने कलकत्ता सौंप दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो स्थिति पहले थी अंग्रेजों की, उसको उन्होंने हासिल कर ली। और फलतः 9 फरवरी 1757 को नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी, और इस संधि के द्वारा उन्होंने अपमानजनक शर्तों को रखा, जिसे नवाब को मानना पड़ा। इस संधि के द्वारा सिराजुद्दौला की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहुत ही आघात पहुंचा। लेकिन अब अंग्रेज इतनी से संतुष्ट नहीं होने वाले थे। वो चाहते थे कि अब बंगाल में एक ऐसे नवाब को बैठाया जाए, बंगाल ऐसे नवाब बनाया जाए जो कि कठपुतली हो और उनकी बातों को मानता हो, उनको ढेर सारे फायदे हों। इसलिए क्लाइव ने अंग्रेजों के विरोधियों से साठगांठ करनी शुरू की, और उसने अपना मोहरा बनाया मीर जाफर को उन्होंने प्रलोभन दिया नवाब बनाने का, और मीर जाफर उनके झांसे में आ गया, जिसके वजह से गुप्त संधि हुई। और उस गुप्त संधि में तय हुआ कि मीर जाफर नवाब बनेगा और मीर जाफर अंग्रेज़ों को ढेर सारी रियायतें देगा। जैसे अंग्रेज ढाका, कासिम बाज़ार या कलकत्ते की किलेबंदी कर लेंगे, अंग्रेज़ों को 1 करोड़ रुपया वो देगा, तथा जो भी सेना सिराजुद्दौला को हटाने में मदद करेगी, उस सेना का खर्च भी मीर जाफर वहन करेगा। इसके लिए वो तैयार हो गया। साथ ही साथ
अंग्रेजों ने कलकत्ता के धनी सेठों जगत सेठ, अमीर चंद एवं राय दुर्लभ को भी अपने पक्ष में मिला लिया। अपनी शतरंज की बिसात बिछाने के बाद क्लाइव ने सिराजदौला पर अली नगर की संधि 9 फरवरी 1757 की जो संधि थी उसको तोड़ने का आरोप लगा करके मुर्शिदाबाद पर सेना लेकर आगे बढ़ गया। मुर्शिदाबाद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही ये खबर सिराजदौला को लगी, सिराजदौला भी अपनी राजधानी छोड़ करके आगे बढ़ा। दोनों ही सेनाएं नवाब की और अंग्रेज़ों की प्लासी नामक स्थान पर आमने सामने हुई और पहले से चूँकि सारी चौसर का खेल जमाया जा चुका था, इसलिए मीर जाफ़र वो जो दिन था वो था 23 जून 1757। 23 जून के दिन मीर जाफ़र जो सेना थी, मीर जाफ़र अपनी सेना के साथ खड़ा रहा। सिर्फ 2 सेना नायक, एक मीर मदान और मोहनलाल जो कि उसके सेना नायक थे सिराजदौला के, उन्होंने ही अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ अंग्रेज़ों का लोहा लिया, अंग्रेज़ों के लोहे चने चबाने को मजबूर कर दिए। लेकिन इसी बीच मीर मदान की तीर लगने से मौत हो गई, जिसकी वजह से ये छोटी सी टुकड़ी हार गई। और ये जो युद्ध था वो कोई युद्ध न होकर एक छल प्रपंच साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद सिराजदौला को जब मीर जाफ़र खिलजी का स्पष्ट पता चल गया तो वो फिर अपने आप को बचाने के लिए मुर्शिदाबाद की तरफ भागा और सिराजदौला को बंदी बना लिया गया। और सिराजदौला को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने उसको पकड़वा करके उसकी हत्या कर दी। युद्ध क्षेत्र में ही क्लाइव और मीर जाफ़र मिले और मीर जाफ़र को घोषित कर दिया गया बंगाल का नवाब। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था वह एक छल प्रपंच विश्वासघात ही साबित हुआ। इस युद्ध के बारे में KM परिक्कर जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच डाला। अब जैसे कि आप जो अंग्रेज कंपनी का लाभ हुआ उसको देखकर भी आप ये कह सकते हैं कि ये कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक सौदा था। जैसे अंग्रेज़ों मीर जाफ़र को सिर्फ नवाबी मिली, लेकिन अंग्रेज़ों को क्या मिला? 24 परगने की जमींदारी मिली। क्लाइव को 23,400 पाउंड की भेंट मिली। 50 लाख रुपया सेना और नाविकों को प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी गईं और अंग्रेज पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर कोई चुंगी नहीं देना था। यानी अंग्रेज़ों को ढेर सारे उनको रियायतें, उनको छूट और उनको ढेर सारा धन प्राप्त हुआ, जो कि एक षड्यंत्र एवं धोखे के द्वारा ही प्राप्त हो सकता था, न कि युद्ध के द्वारा प्राप्त हो सकता था। और साथ ही साथ एक महान इतिहासकार श्री नवीन चंद्र थे, उन्होंने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई। तो दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध था उसका कोई खास सामरिक महत्व नहीं था, लेकिन उसके अन्य व्यापक परिणाम हुए। उसने एक ऐसे प्रक्रिया की आरंभ कर दिया प्लासी के युद्ध ने, जिसके द्वारा भारत में एक एक करके अपने कदम बढ़ाते गए और एक राजनीतिक शक्ति बन गई जो एक व्यापारिक शक्ति थी, और एक एक करके उसने भारत के सभी राजनीतिक शक्तियों को हरा करके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।